हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए रेड प्री लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर अपने यूनिट फर्स्ट सजीव एनर्जी कंप्लीट कर ली है। उसके 2 वीडियो बने थे, उनमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और उनसे संबंधित 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेज नहीं देखी है, प्लीज़ एक बार आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा। और आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दो और शेयर तो आपको करना ही है भाई, है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, इस टॉपिक के अंदर क्या लिख रखा है आपके सिलेबस में। सिलेबस में लिख रखा है सूक्ष्म जीव और कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। जीवाणु का एग्जाम्पल दे रखा है, विषाणु का एग्जाम्पल दे रखा है और कवक, और आगे लिखा है कोष्टक में लाभकारी व अलाभकारी, लाभकारी व अलाभकारी। कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक यानी फंजाई, इनके क्या क्या तो लाभ है और क्या क्या नुकसान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके इधर उधर की बातें भी करेंगे, मतलब जो इनसे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी अपन बात करेंगे। जिससे होगा क्या, एक तो ना टॉपिक से संबंधित आपकी समझ विकसित होगी, दूसरी बात टॉपिक इंटरेस्टेड लगेगा, साथ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यदि इसके आसपास से, इसके आजू बाजू से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी हमारा गलत नहीं हो, सही हो जाए। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सूक्ष्म जीव की अपन बात करने वाले हैं जी। तो सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्त एक बार रेडी हो जाइए। हाँ जी, देखो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले अपन इसका परिचय लेते हैं, इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे इसकी डेफिनेशन कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। देखो, जैसा कि नाम है सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो काफी सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहीं से इसकी परिभाषा बन गई कि ऐसे जीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। क्लियर है भाई। बात करते हैं इसके टाइप। तो देखो, सूक्ष्म जीव मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जब आप लोग क्लास 6 की बुक देखेंगे ना, राजस्थान बोर्ड की पहले जो चलती थी, उसमें 6 टाइप्स दे रखे हैं। और प्रेजेंट में अभी तो क्या चेंज हो गया इस साल से, पिछले साल तक जो एनसीईआरटी की बुक थी क्लास 8 की, वहाँ पर 4 टाइप दे रखे हैं। ठीक है, और फिर विषाणु को अलग से बोल रखा है कि ये भी सूक्ष्म जीव होता है। तो ये ध्यान रखना, ये मुख्यतः 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोला जाता है, विषाणु जिसे वायरस भी बोलते हैं, कवक जिसे फंजाई भी बोलते हैं, शैवाल जिसे एल्गी भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ। ये 6 टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं मोस्टली, मुख्यतः। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अपन क्या करते हैं, एक एक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो सिलेबस में तो क्या है, सिलेबस में तो केवल जीवाणु, विषाणु, कवक, है ना, क्या क्या लाभ है, क्या क्या नुकसान है, यही दे रखा है। लेकिन हम बेसिक सी चीज़ें लेके चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान होगी। अब हम क्या करेंगे, इन 6 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन की संभावना भी होती है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, और फिर अपन सिलेबस के हिसाब से इन तीनों के बारे में, जीवाणु, विषाणु, कवक, क्या क्या इसके लाभ है, क्या क्या हानि है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो 2 वीडियो बनेंगे इसके, है ना भाई। चलो, जीवाणु, बैक्टीरिया, सबसे पहले बात करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं। अब देखो, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय,
तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जो आप लोग जानते हैं सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है। यदि एक कोशिका से बना होगा तो एक कोशिकीय है, और एक से अधिक से बना होगा तो बहुकोशिकीय, सभी जानते हैं। तो ये एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो एक कोशिकीय हो गया। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रोकैरियोटिक, ये क्या है तो समझना, चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। हाँ जी, देखो ये जो कोशिका होती है ना भाई, कोशिका ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। समझना ध्यान से होता क्या है, इसको समझने से पहले मैं एक शब्द यहां पर लिख रहा हूं, उसका नाम है उद्विकास। क्या है? उद्विकास। क्या होता है ये? देखो, उद्विकास का मतलब होता है क्या है कि जो चीजें है ना वो सरल से जटिल की ओर बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले कीपैड के मोबाइल चलते थे, फिर एंड्रॉयड आ गए, आईफोन आ गए, है ना, तरह तरह के फ़ोन आ गए। यानी चीज़ें पहले सरल थी, फिर कठिन होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई। वैसे यदि मैं इंसानों की बात करूं तो अपन बोलते हैं ना कि बंदरों से अपना विकास हुआ है ना। पहले बंदर थे ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और इंसान बन गए। तो बंदरों और इंसानों में यदि देखा जाए ना स्ट्रक्चरल डिफरेंट, तो बंदरों की बॉडी थोड़ी आसान होती है बजाय इंसानों के। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है। वैसे ही जो सबसे पहले कोशिकाएं थी वो थी प्रोकैरियोटिक और फिर बने यूकैरियोटिक। यानी ये थोड़ी सिंपल होती है, कम विकसित होती है, और ये ज़्यादा विकसित होती है। क्या डिफरेंट होता है? यदि अपन बेसिक देखें ना किसी भी कोशिका का, तो सबसे बाहर होती है केंद्रक झिल्ली। सबसे बाहर क्या होता है? सबसे बाहर होता है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, पादप कोशिका, सॉरी केंद्रक झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली, मिस्टेक। केंद्रक झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है ना। इसके बाद में बीच में होता है केंद्रक, और इसके चारों ओर भरा होता है कोशिका द्रव्य। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था, कोशिका द्रव्य, जिसमें काफी सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं ना, कोशिकांग। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में जब जीव द्रव्य डिस्कशन किया था अपन ने। तो चारों तरफ कोशिका झिल्ली, फिर केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में होते हैं कोशिकांग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जिकाई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसिसोम है, ऐसे ढेर सारे कोशिकांग होते हैं। अब होता है क्या दोनों में डिफरेंट है कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इसमें जो केंद्रक होते हैं ना, इसके चारों ओर झिल्ली नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। और जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जिस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसको बोलते हैं कि इसका जो केंद्रक है ना वो कम विकसित है। और यदि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है, मतलब वो सुविकसित है। तो कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक कम विकसित होता है, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। ये मेन डिफरेंट है। इसके अलावा ढेर सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे कोशिकांग की बात करें ना, तो कोशिकांग भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर झिल्ली नहीं होती है, कुछ ऐसे होते हैं एक झिल्ली होती है, कुछ ऐसे होते हैं दो झिल्ली होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल झिल्ली रहित कोशिकांग ही होते हैं, झिल्ली वाले नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम नाम सुना आपने, ये दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसमें केवल 70S प्रकार का ही होता है, यूकैरियोटिक में दोनों होते हैं। तो ये चीजें क्या है, सरल से कठिन की ओर जा रही है। कुल मिला के प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है। ये इसका मुख्य अंतर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जीवाणु होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है।
क्लियर भाई। आगे देखो, यदि मैं बात करूं इसकी खोज, तो इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्लियर है भाई। आगे देखो कुछ एग्जांपल है, जैसे ई डॉट कोलाई। ई डॉट कोलाई का पूरा नाम होता है इस्चेरिशिया कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस, ये कुछ जीवाणु का एग्जांपल है। जो ई कोलाई होता है ना, ये हमारे आंतों में होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है आंत, वहां पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाद में आगे और भी डिस्कशन करेंगे इनके लाभ और नुकसान जो भी है। अगला है विषाणु वायरस। देखो पहली बात तो विषाणु अकोशिकीय होता है, एक बात सुन लेना, विषाणु न तो एकोशिकीय होता है ना बहुकोशिकीय। कुल मिला के विषाणु में कोशिका होती ही नहीं है, तो ये अकोशिकीय है। और जब कोशिका नहीं है तो ना तो प्रोकैरियोटिक होगा ना यूकैरियोटिक होगा। तो पहली बात, ये ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है, और ये अकोशिकीय है, यानी कोशिका नहीं होती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सजीव तो कोशिका से मिलकर बने होता है। तो सुनो, अभी मैंने क्या बताया था, कोशिका का मतलब क्या है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली होगी, है ना, केंद्रक होगा, कोशिका द्रव्य होगा, कोशिकांग होंगे, केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो विषाणु वायसब है ना, इसमें क्या होता है, केवल डीएनए या आरएनए होगा और उसके चारों ओर उसका प्रोटीन का आवरण होता है, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। यानी जैसे ये इसका डीएनए आरएनए पड़ा है सपोज करो, और इसके चारों ओर एक आवरण होगा कोशिका का, जिसे बोलते हैं कैप्सिड। कुल मिला के पूरी तरह कोशिका नहीं है, तो अपन इसको अकोशिकीय मानते हैं। कोशिका में तो कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका द्रव्य होगा, केंद्रक होगा, है ना, सारी चीजें कोशिकांग वगैरह सारी होती है। केंद्रक में डीएनए आरएनए वगैरह होता है। यहाँ पर केवल डीएनए या आरएनए होगा, इसका आनुवांशिक पदार्थ होगा, है ना, डीएनए या आरएनए, और उसके चारों ओर एक आवरण होगा प्रोटीन का, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। कुल मिला के ये कोशिका नहीं है, इसलिए इसको अकोशिकीय माना जाता है। इसीलिए जब ये पड़ा रहेगा ना अकेला, किसी सजीव के संपर्क में नहीं रहेगा, तो इसमें वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा, तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करने लग जाता है, सजीव हो जाता है। क्योंकि जैसे कोशिका में प्रवेश करेगा, ये पूरी तरह कोशिका की तरह व्यवहार करने लग जाएगी और अपना डेवलपमेंट करने लग जाएगी, अपना गुणन मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएगी, संख्या में वृद्धि करने लग जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अकोशिकीय होता है, न तो प्रोकैरियोटिक न यूकैरियोटिक। दूसरी बात, ये सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। क्यों होती है? अभी मैंने बताया भी है और पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि जब ये अकेला पड़ा रहेगा तो निर्जीव है, किसी सजीव के संपर्क में आएगा तो सजीव की तरह व्यवहार करता है, यानी ये जिंदा भी है मुर्दा भी है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। क्लियर? इसकी खोज करता तो इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। एग्जाम्पल HIV, पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, TMV टोबैको मोजेक वायरस। ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। ठीक है, ये वो सारे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना होती है इन्हीं में से, क्योंकि बुक में यही दे रखे होते हैं ना। वैसे बहुत सारे होते हैं वायरस, किस किस को याद करेंगे। अगला देखो, नेक्स्ट है कवक, फंजाई। तो देखो कुछ कवक एकोशिकीय भी होती है और कुछ बहुकोशिकीय भी होती है। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक होती है। क्लियर है भाई? आगे देखो, इसका अन्य नाम कवक को फफूंद या फंगस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मशरूम, सांप की छतरी, सामान्य नाम इसका पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, पूरा नाम एक ही ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। अगला एग्जाम्पल है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये भी एक कवक का नाम है। और ये ध्यान रखना, याद रखने आपको, क्लास 6 की RBSC बुक में दे रखे हैं और क्लास 8 की बुक में भी दे रखे हैं, जो पहले चलते थे। इस साल तो चेंज हो गया है सिलेबस, पुरानी बुक की बात कर रहा हूँ, और यहीं से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। वैसे देखा जाए ना, आप लोग 12th में BSc में जाके देखेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल है, सारी याद नहीं करनी है हमें। जो इन बुक में दे रखे ना 10th की बुक में, वही याद करने हैं बस आपको। ठीक है, बाकी मैं और भी एग्जाम्पल लूँगा, आगे लूँगा, जब लाभ हानि पड़ेंगे ना तब लेंगे। तो एग्जाम्पल याद रख लेना। अब यहाँ पर मैं कुछ नोट आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहला नोट है कि कवकों की कोशिकाओं में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्लोरोफिल जरूरी है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इनमें क्लोरोफिल पर्णहरित एब्सेंट होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब कैसे भोजन खाते हैं, तो कुछ कवक होती है मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी का मतलब है कि सड़े गले जो मृत पदार्थ है
उनसे अपना भोजन का अवशोषण करेंगे। तो कुछ कवक तो कैसे होती है, मर्तोपजीवी होती है, अर्थात सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ है उनसे अवशोषण विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम। देखा होगा ना, बरसात के दिनों में देखना सांप की छतरी आ जाती है ना, वो यही होती है, सड़े गले मृत पदार्थों पर उगती है वो, है ना, वहाँ से अपना भोजन का एब्जर्वेशन करती रहती है। सेकंड देखो, कुछ कवक जो होती है ना वो पादपों जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाई जाती है, यानी परजीवी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी का क्या मतलब है, सुनना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परजीवी का क्या सेंस होता है वो देखना आप लोग। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है परजीवी और एक होता है सहजीवी। क्या मतलब है, दोनों को समझना। देखो दो जीव है ए और बी, ये दोनों एक साथ रहते हैं, यहां पर भी दो जीव है ए और बी, दोनों एक साथ रहते हैं, ये दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ए बी से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ए को तो फायदा लेकिन बी को नुकसान, इसे बोलते हैं परजीवी। यहां पर क्या है, दोनों एक साथ रहते हैं, एक को भी फायदा बी को भी फायदा, इसे बोलते हैं सहजीवी। यानी जब दो जीव एक साथ इस प्रकार रहे, एक को लाभ एक को हानि, इसे बोलते हैं परजीवी। और दो जीव एक साथ इस प्रकार रहे कि दोनों को फायदा हो, उसे बोलते हैं सहजीवी। बात समझ में आ गई। तो कुछ कवक जो होती है ना वो परजीवी होती है पादपों और जंतुओं पर, यानी वो अपना भोजन तो प्राप्त कर लेती है लेकिन पादप जंतु जिन पर वो रह रही है ना उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा है, गेहूं पर पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई ये क्या करता है, गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा गेहूं के दाने, काफी सारे दाने ऐसे होते हैं जो काले पड़ जाते हैं ना, जब आप लोग बाली को फोड़ के देखते हैं ना तो वहां से काला काला बुरादा निकलता है, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, तो गेहूं पर पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई जो कि गेहूं में काला कीट, तो गेहूं में जो काला कीट होगा, काला कीट रोग होगा, किसके कारण होगा, एक कवक के कारण होगा जिसका नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। ट्रिटिसाई नाम देखो, गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, वहीं से नाम पड़ा है, लगभग देख लेना आप लोग। अगला है बाजरे पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये कवक क्या करता है, बाजरे में जोगण नामक बीमारी उत्पन्न करती है। तो ये कवक क्या कर रही है, अपना भोजन तो प्राप्त कर रही है लेकिन बदले में पादप को नुकसान पहुंचा रही है, तो परजीवी के रूप में होती है। अगला नोट देखो, कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में पाई जाती है। सहजीवी का मतलब समझ में आ गया, अभी बताया था, यानी कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहेगी और दोनों को फायदा रहेगा। फायदा कैसे रहेगा, कवक क्या करती है, शैवाल को रहने के लिए जगह देती है, सुरक्षा देती है और वायुमंडल से नमी को, है ना, पानी का अवशोषण करके शैवाल को देता है। और शैवाल क्या करेगा, बदले में भोजन बना के कवक को देगा। क्योंकि आपको पता है कवक कैसे होती है, अभी देखा था ना आपने, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, लेकिन कवक क्या करेगा, शैवाल को रहने के लिए जगह देगा, सुरक्षा देगा, बदले में पानी देगा, नमी देगा अवशोषण करके। और शैवाल क्या करेगा, CO2 से, जल से, सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेगा, खुद भी खाएगा, कवक को भी देगा। तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसे किस रूप में रहते हैं, सहजीवी के रूप में। और ध्यान रहे, जब कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं ना, उसको, उस संबंध को बोलते हैं, यानी उस जीव को बोलते हैं लाइकेन। यदि कवक अकेला है तो कवक है, शैवाल अकेला है तो शैवाल है, लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो जो नया जीव बनेगा उसका नाम क्या है, लाइकेन नाम है। तो नीचे लिखा भी है, कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन, जिसे लिचेन भी कहते हैं, लाइकेन या लिचेन कहलाता है। कहने का मतलब अर्थात दोनों से बने संयुक्त जीव लाइकेन कहलाता है। ठीक है ना, जब लाइकेन और कवक शैवाल एक साथ मिल जाएंगे तो जीव बनेगा, वो लाइकेन कहलाएगा। ठीक है, और एक बात और सुनो, शैवालों के साथ सहजीवी संबंध बनाने वाले कवक को विशेष नाम दिया जाता है माइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट, यानी ऐसी कवक जो शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में पाई जाती है उन्हें माइकोबायोन्ट कहते हैं। क्लियर, तो एक कवक हो गया, 3 हो गए। अगले शैवाल, एल्गी। तो जो शैवाल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय भी होते हैं और ये बहुकोशिकीय भी होते हैं।
कुछ शैवाल तो एकोसिक या यूनिसेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है मैक्सिमम, ठीक है। आगे देखो, शैवाल का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। एग्जाम्पल देखो, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये तो एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है। योलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये बहुकोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक है। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक, मैंने बोला था ना, अधिकतर यूकैरियोटिक होती है, कुछ प्रोकैरियोटिक, जिसका एग्जांपल है ये बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया शब्द आ रहा है। देखो पहले इसको शैवाल ही मानते थे, शैवाल ही मानते भी, बैक्टीरिया में भी इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है, ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल। आगे देखो, माइकोप्लाज्मा, पहली बात, यह सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल होती है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसका एक नाम और होता है माइकोप्लाज्मा का, पीपीएलओ, पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह प्रोकैरियोटिक होता है, ध्यान रखना। और विशेष इंपॉर्टेंट बात, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का बहरूपिया भी कहते हैं, जोकर, पादप जगत का बहरूपिया, बहुरूपिया, जोकर कहते हैं, बहुरूपिया यानी बहुत सारे रूप रखता है ये। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, ये कभी गोलाकार, कभी अंडाकार, कभी कैसा, कभी ऐसे तंतुनुमा, है ना, कैसा भी आकार हो जाता है इसका, तो इसे बोलता है ये पादप जगत का बहरूपिया है, जोकर है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका प्रोटोजोआ। देखो ये भी एकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, एकोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। सर्वप्रथम इसका अवलोकन किसने किया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा। आपने देखा भी होगा ना, अपन एक कोशिका जीव के एग्जाम्पल लिखते हैं तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास लिखते नहीं लिखते हैं, तो यही होते हैं, है ना। क्लियर है? चलो, तो परिचय में डेफिनेशन देख लिया, इसके टाइप्स देख लिया, उनके बारे में अपने बेसिक नॉलेज देख ली। और इसमें अगला पॉइंट देखते हैं अपन, आवास। परिचय के अंदर आवास यानी हैबिटाट, यानी ये कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर रहती हैं। तो देखो, सूक्ष्म जीव जो होता है ना, वो बर्फीले शीत से लेकर के उष्ण गर्म स्रोतों तक होते हैं, यानी ठंडे से ठंडी जगह पर रह सकते हैं, गर्म से गर्म जगह पर भी रह सकती है। इसके अलावा ये मरुस्थल में, दलदल में भी पाई जाती है। इसके अलावा मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाया जाता है ये, ठीक है। कोई भी जंतु है उसके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, बाहर भी पाए जाते हैं, दलदल, मरुस्थल, सबसे ठंडा इलाका, सबसे गर्म, सारी तरह की परिस्थितियों में रह सकता है। तो ये अपन ने आज की क्लास में सूक्ष्म जीव का परिचय देखा है हमारे रेट प्री के हिसाब से, ठीक है। इससे बाहर पूछेगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। और अगली क्लास में अपन तीनों जीवाणु, विषाणु, कवक, इनके क्या क्या लाभ हैं, इनसे क्या क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। और फिर इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना है भाई। देखो, जब आप लोग शेयर करेंगे ना तो स्टूडेंट्स के रीच बढ़ेगी, स्टूडेंट्स के रीच बढ़ेगी तो क्या हम ना मोटिवेट होते हैं, उससे मोटिवेट होंगे तो आपके लिए ज़्यादा काम करने का एक मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी बात, ये जो क्लासेज की PDF है ना, ये अपना टेलीग्राम चैनल है गुरु अकेडमी 8116, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है वही नाम अपने टेलीग्राम का है, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट अवश्य करना वीडियो के नीचे, ठीक है। और भी अपन क्या सुधार करें अपनी क्लासेज में, अपने वीडियो में, वो आपको बताना है, क्योंकि आपका जो कमेंट है ना उससे हमें पता लगेगा कि क्या मिस्टेक्स हो रही है वीडियो में। नहीं, हमारे हिसाब से सब कुछ सही है, ठीक है। कोई आपको मिस्टेक्स नज़र आए, कोई ऐसे जो भी आपको फॉल्ट लगे, आप लोग कमेंट में अवश्य बताना, ठीक है भाई। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।